आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। त्योहारों का मौसम है, धनतेरस और दीपावली का शगुन है। धनतेरस में हमारे यहाँ सोना चांदी खरीदने का चलन है। मौका तो है, लेकिन भाव का क्या? अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं या फिर निवेश का मन बना रहे हैं तो क्या है बेहतर विकल्प? बीते वर्ष धनतेरस के समय से इस साल आते आते सोना कितना महंगा हुआ है, या फिर यूं कहें कि कितना रिटर्न खरीदने वाले को मिला है? क्या है गोल्ड में निवेश का भविष्य और क्या है अभी बाजार में भाव, जानेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ गोल्ड और सिल्वर की प्राइस, इसके प्रेजेंट और इसके फ्यूचर पर बात करने के लिए हैं मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधार। शुभम सर, स्वागत है। शुक्रिया। ये मौका भी है, शगुन भी है, लेकिन जेब का भी ध्यान रखना है। तो शुभम सर, कोई कितना धन लेकर निकले खरीदारी करने आज के दिन? जी देखिए, जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं इस समय एमसीएक्स पर सोना 193 रुपए की बढ़त के साथ 50,362 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर काम कर रहा है। वहीं चांदी 62,800 रुपए प्रति किलो के स्तर पर करीब 260 रुपए की बढ़त के साथ काम कर रही है। अगर हम शगुन की बात करें तो निश्चित तौर पर आपको करीब, अगर प्रीमियम बाजार, क्योंकि त्योहारों पर बाजार में थोड़ा सा प्रीमियम पर चीजें बिकती हैं, तो आपको 24 कैरेट सोने के भाव बाजार में करीब 51,000 रुपए के आसपास मिलेंगे। एक तोला सोना खरीदने के लिए आपको करीब 51,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सोने के प्रदर्शन को अगर देखें तो पिछली दिवाली से इस दिवाली के दौरान सोने ने करीब 30% का रिटर्न दिया है। 29.75% का रिटर्न बनता है अगर हम सोने की कीमत को 50,500 के स्तर पर मान ले। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 7 अगस्त को सोने ने 56,191 का उच्चतम स्तर भी छुआ था, वहां से करीब 6,000 रुपए नीचे आ गया है। यानी कि अगर रिटर्न के हिसाब से देखें दिवाली से दिवाली तक, तो ये रिटर्न कहीं 35-40% तक भी हो सकता था अगर हम उच्चतम स्तर से जोड़े। लेकिन आज जो भाव है इस पर भी सोने ने करीब 30% का रिटर्न दिया है पिछली दिवाली से इस दिवाली या धनतेरस के बीच में। चांदी की बात करें तो चांदी भी पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच, पिछली दिवाली के आसपास 63,000 के आसपास थी। 7 अगस्त को 77,950 रुपए के आसपास का उच्चतम स्तर छुआ था। आज चांदी करीब 63,000 रुपए के आसपास काम कर रही है। पिछली दिवाली से अगर बात करें तो 35% का करीब यहाँ भी बढ़त देखने को मिली है। ये बढ़त जो थी वो हम सबको पता है कि कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, पूरी दुनिया में जो कोविड का प्रकोप बढ़ा, से सेफ हेवन बाइंग की वजह से गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी शुरू हुई और सोने ने ये तेजी दिखाई। सेंट्रल बैंक की ओर से बाइंग आना दूसरा बड़ा रीजन था, रुपए की कमजोरी तीसरा बड़ा रीजन था, ईटीएफ में निवेश चौथा बड़ा रीजन था। तो सोने के कीमतों को सपोर्ट देने के, चांदी कीमतों को सपोर्ट देने के बाजार में कई वजह पैदा हुई, कई कारक थे जिन्होंने सोने चांदी कीमतों को सपोर्ट दिया। अब बात यहाँ से आगे की, तो आपने पूछा कि अभी क्या स्थिति, तो हमने पिछला रिकॉर्ड देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ से आगे की, क्या निवेशक मान रहे हैं, क्या विश्लेषक मान रहे हैं। बाजार तमाम आप एक्सपर्ट से बात कीजिए तो उनका ये मानना है कि ये धनतेरस दिवाली मोटे तौर पर फीकी रहेगी। शगुन के लिए लोग भले खरीदें, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से अभी जो हालिया नंबर आया है जिसमें कहा गया है कि सोने की जो मांग है उसमें तेज गिरावट देखने को मिली है। मांग अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल से इस साल भी कम रहेगी। लोगों की आय का प्रभावित होना, रोजगार का जाना, जिसके बड़े कारण है। लेकिन इस कोरोना की मंदी से हम कब तक निकलेंगे? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के अगर आप नंबर देखें, आज आरबीआई ने ये बोला है कि इंडिया टेक्निकल, निश्चित तौर पर अगर अर्थव्यवस्थाएं मंदी से निकलने में लंबा समय लेंगी तो ये सोने की कीमतों को निचले स्तर पर सहारा देगा। तो सोने में निवेश अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से करना चाहें, बाजार एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब सोने ने रैली दिखाई है तो वो 2 साल या 3 साल नहीं, अच्छे 5-6 साल तक वो रैली चलती है। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट की यहाँ आशंका अभी कोई नहीं जता रहा है। मौजूदा स्तर पे भी सोने में हल्की बाइंग, छोटी बाइंग, धीरे धीरे बाइंग की जा सकती है। और सोने और चांदी के हिसाब से अगर शुभम बात करें तो अब तक का सबसे महंगा धनतेरस? जी बिल्कुल, भाव के नजरिए से अगर आप बात करेंगे तो ये अब तक का धनतेरस का सबसे महंगा धनतेरस है, जब सोना ऑल टाइम हाई से भले नीचे हो, लेकिन सिर्फ पिछले धनतेरस से कीमतें तेजी से। सोने की कीमतों में ये देखा गया है कि 3-4 साल वो साइडवेज रहती हैं, एक लेवल होता है जिसके आसपास कारोबार करती रहती है, उसके बाद उसमें जब रैली दिखती है 3-4 साल तक बड़ी रैली आती है जो उसको
एक नए स्तर पर स्थायी कर देती है, एक नए स्तर के आसपास स्तर स्थिर कर देती है। 50,000 का लेवल शायद सोने के लिए वो स्तर रह सकता है। 48,000, 52,000, 51,000 और 49,000 एक अलग रेंज है, लेकिन 50,000 शायद एक नया नंबर होगा, एक नया भाव होगा जिसके आसपास, जिसको दिमाग में रख के सोने की बात की जाएगी। ठीक है। देखिए, जब भी कोई सोना खरीदने के लिए बाजार जाता है तो उसके मन में एक रिटर्न की गुंजाइश रहती है। वो एक निवेश कर रहा है एक तरीके से, जिसकी वो कीमत चाहता है। इतने हाई निवेश पे इतनी अभी जो सोने की कीमत है उसको एक तरीके से हाई ऊंचा ही मान के चलते हैं। क्या उम्मीद लगती है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा, या फिर आप बस टोकन के लिए जाइए और खरीद कर लेकर चले आइए? देखिए, तमाम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अगर बात करें आप इस समय, तो वो लोगों को पोर्टफोलियो में 10 से 15% सोना रखने की सलाह दे रहे हैं। यानी कि अगर आप 100 रुपए निवेश करते हैं तो उसमें से करीब 15 रुपए का निवेश आपका सोने में होना चाहिए। सोना खरीदते समय मैं हमेशा, पहले भी अपने पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोना खरीदते समय हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप उपभोग के लिए खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर गहने खरीदिए, लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं, आपको केवल प्रॉफिट कमाना है, तो सोने को आप कभी भी गहनों के रूप में मत खरीदिए, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज, प्योरिटी का इशू, जब आप रीसेल करने जाएंगे तो आपको उतना भाव नहीं मिलेगा, खरीदने जाएंगे तो सोना महंगा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो गोल्ड के ETF में, गोल्ड के बॉन्ड्स में, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए। अगर आप उपभोग के लिए खरीद रहे हैं, आपके घर में शादी है, आपकी बहन बेटी की शादी है और आपको उसके लिए सोना खरीदना है, तो निश्चित तौर पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप जरूरत के लिए जो भी गहने हैं उनको बिल्कुल खरीदिए। शुभम, आपने गोल्ड में निवेश के कई सारे विकल्प सुझाए। बाजार में बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे बेहतरीन क्या है, किसे लेकर लोगों को चलना चाहिए? देखिए, बाजार में अगर सोने के निवेश की आप बात करें तो गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड दोनों ही लोकप्रिय ऑप्शन है। दोनों की अपनी खासियतें हैं। जैसे अगर हम ETF की बात करें तो गोल्ड ETF में लिक्विडिटी बहुत है। आप आज सोना खरीदिए, आपको शाम को अगर लगता है बेचना तो आप शाम को बेच सकते हैं। आप आज सोना खरीदिए, आपको 2 महीने बाद भी अगर भाव तेज मिलते हैं आप बिकवाली कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो आपको कुछ एक समय रखना होता है, लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। आप एक्सचेंज पर जाकर भले उसे बेच सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी की वहां क्राइसिस रहती है, उसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं होती जितनी ETF में होती है। दूसरी बात, लेकिन हम ये समझते हैं अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बॉन्ड आपके लिए बेहतर है। बॉन्ड बेहतर क्यों है? क्योंकि जो सोने की कीमतों में इजाफा होगा उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही बॉन्ड के साथ। इसके अलावा आपको RBI 2.5% का अतिरिक्त ब्याज सरकार आपको देगी। ये 2.5% का रिटर्न आप ऐसे समझिए कि अगर आपको एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक 30% का रिटर्न मिला तो इसमें 2.5% रिटर्न सरकार और जोड़ के 32.5 इसको कर देगी। तो गोल्ड बॉन्ड खरीदने का दूसरा फायदा ये होता है। अगर आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, अगर आपने गहने घर में रख रखे हैं तो आपको ये चिंता है कहीं चोर ना जाए, कहीं खो ना जाए, लॉकर लीजिए, लॉकर का आप अलग से पैसा पे कीजिए, उसका सिक्योरिटी का हमेशा कंसर्न बना रहता है। गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF में कभी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं रहता। एक पेपर पे लिखा होता है कि आपके पास कितना सोना है, हमेशा आपके पास वो डिजिटल फॉर्म में रहता है। आप कभी भी उसे बेच सकते हैं, कभी भी उसे बुला सकते हैं। सरकार की गारंटी, बैंक की गारंटी हमेशा उसके पीछे। हर निवेश विकल्प को बहुत हिसाब किताब से तैयार किया गया है, सबकी अपनी खासियतें हैं। जो विकल्प आपके निवेश पैटर्न को सबसे ज्यादा सूट करता हो उसमें आपको निवेश करना चाहिए। ठीक है शुभम, यहीं पे गोल्ड बॉन्ड से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ गया कि सपोज मान लीजिए आज हमने 30,000 में कोई गोल्ड बॉन्ड खरीदा और कल सोने की कीमत 25,000 रुपए हो गई, तो फिजिकल गोल्ड में तो हमेशा ये खतरा है कि 30 से अगर 25 हो गया, मैं बेचने जाऊं तो मुझे 25 से भी कम मिलेंगे। क्या ये बॉन्ड में भी ये वाला खतरा है या इस खतरे से परे है बॉन्ड? नहीं, बॉन्ड में ये खतरा बिल्कुल नहीं है। बाजार में जो गोल्ड का भाव चल रहा है, बॉन्ड क्योंकि 24 कैरेट सोने के होते हैं, गहनों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हॉलमार्क ज्वेलरी में तो एक बार को फिर भी होता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग जो भारत में गांव से बेसिकली सोने की डिमांड आती है। भारत में सोने के गहने 80% गांव में खरीदे जाते हैं। शहरों में सोना कम खरीदा जाता है, गांव में सोना ज्यादा खरीदा जाता है। और गांव में हॉलमार्क ज्वेलरी का उतना कल्चर अभी नहीं है, तो वहां पर जो छोटे सुनार होते हैं उनसे सोना खरीदने का प्रचलन है। हमेशा लोग उनके पास वो गुलाबी पर्ची में सोना, बाली, छोटी छोटी अंगूठी और ये खरीद के लाते हैं। वो 22 कैरेट के हैं, वो 18 कैरेट के हैं, वो 20 कैरेट के हैं। जो सुनार ने बोल दिया उसके ट्रस्ट पर चीजें चल रही हैं। गोल्ड बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं है। गोल्ड बॉन्ड अगर 24 कैरेट का सोना है तो 24 कैरेट का सोना है। हमें इसके प्रति जागरूकता, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर वो सोने में निवेश करना चाहते हैं, अगर वो सोने को बुरे वक्त का
साथी मानते हैं। सोने के लिए एक कहावत कही जाती है, अगर आप गांव में पुराने लोगों से मिलेंगे तो वो कहावत ऋतुराज कुछ ऐसी है कि सुख में शोभा बढ़ाए, दुख में हाथ बटाए, उसे सोना कहते हैं। तो अगर आप इस तरह सोने को खरीदते हैं कि वो आपके संकट में सहारा होगा, तो मेरा ये मानना है अगर आप निवेश के लिए खरीदें तो निश्चित तौर पर आपको गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, वित्तीय सलाहकार से जानकारी लेकर इनका निवेश, इनका रुख करना चाहिए। और बहुत आसानी से किसी भी बैंक में, किसी भी डाकघर में जाके आप गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। अगर आप शहरों में रहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड की कीमत जिस हिसाब से चलेगी, आपको बाजार में भाव देखना है, उस हिसाब से आपका भाव। आपको ये टेंशन नहीं है कि कहीं 22 कैरेट का तो नहीं है। आप चूड़ी जब खरीदते हैं और आपको बताया जाता है ये तो 22 कैरेट की चूड़ी लेकर आप भाव देकर आते हैं, आप जब बेचने जाते हैं तो पता चलता है ये तो 18 कैरेट का है। अब 10 साल पहले चूड़ी खरीदी, किससे कहेंगे आप? कहने को वो पक्की रसीद देता है, लेकिन वो पक्की रसीद कौन उसकी गारंटी लेता है? उसके पीछे कौन खड़ा है? मान लीजिए वो सुनार 10 साल बाद है नहीं, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये जो गोल्ड का मामला है, ये बड़े ट्रस्ट का मामला है। हॉलमार्क के संग ये चीज फिर भी नहीं। अगर आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते हैं तो हॉलमार्क में अगर कोई चीज लिखी है तो निश्चित तौर पर वो होती है। एक और हमें यहाँ पे चीज समझनी चाहिए कि अगर आप मोनेटाइज कराने जब सोना बाजार में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ये विकल्प देंगे कि हम सोने के बदले सोना देंगे। आप अगर सोने का कोई कंगन लेके मेरे पास आए हैं और उसकी वैल्यू 10,000 रुपए मैं लगा रहा हूं, तो अगर आप मेरे यहाँ से लेंगे तो मैं 10,000 एडजस्ट करके आपको नया दे दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे कैश मांगेंगे तो कैश हम नहीं देते, अगर देते हैं तो कैश उससे कम देते हैं। तो इन तरीकों की चीजों से बचने के लिए मेरा ये मानना है कि हमें अगर निवेश के लिए खरीदना है तो हम बॉन्ड, ETF, म्यूचुअल फंड इनका रुख करें। और दूसरी बात जो जैसे मैंने आपको कही, अगर आपको पहनने के लिए जितना जरूरी है, उपभोग के लिए, किसी को उपहार में देने के लिए, शगुन में खरीदने के लिए, शादियों के लिए, तो निश्चित तौर पर आप गहने खरीदिए, वो भी हॉलमार्क ज्वेलरी, भरोसेमंद ज्वेलरी खरीदिए। ठीक है, सोने की चमक शुभम हर कोई देखता है, उसे पढ़ लेता है, चांदी कहीं छुपा रह जाता है। चांदी हमेशा सोने के साथ कदम ताल करता है। सोना महंगा होगा तो चांदी भी महंगी होगी। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा अंतर यह है, सोने का 70 से 80% उपभोग गहनों के लिए होता है, चांदी का गहनों में उपयोग ना होके इंडस्ट्री में उपयोग होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था जब बहुत अच्छी होगी तब चांदी की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर इसीलिए अगर आने वाले दिनों की भी आप बात करें तो अगर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जब बेहतर करता दिखेगी तो सोने में गिरावट भले दिखे, सोने में नरमी दिखे, सोना साइडवेज दिखे, लेकिन चांदी की चमक आप बढ़ते देखेंगे। जब तक अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, वर्ल्ड बैंक का भी ये मानना है कि अगले 2021 में सोने की कीमतें कम होंगी, $19 के आसपास का औसत भाव रह सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि चांदी को भी गरीबों का सोना कहा जाता है। जब सोना लोगों की पहुंच से बाहर होता है तो वो चांदी के जेवर को खरीदकर उस पर सोने की पॉलिश कराकर या चांदी के जेवरों को पहनना पड़ता है उनको, या पहनना उनकी मजबूरी होती है, या उनकी वो पहुंच में होता है। इसीलिए चांदी को गरीबों का सोना कहा जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि ये सोना आप भले कह लीजिए, लेकिन इसकी जो पूरी डिमांड है ये इंडस्ट्रियल डिमांड पर ज्यादा चलता है। तो अगर अर्थव्यवस्था उभरेगी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो निश्चित तौर पर चांदी की चमक शायद सोने की अपेक्षा ज्यादा बढ़ेगी। जबकि कोरोना के भीषण काल में जब तक अर्थव्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं, नहीं संभलती हैं, सोने की चमक लगातार बरकरार रहेगी। शुक्रिया शुभम इस बातचीत के लिए। धनतेरस का मौका है, दिवाली का मौका है, और हमने आज सोने चांदी की कीमत पर बात की। लोग खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे, उससे पहले ये पॉडकास्ट सुनकर वो समझ पाएंगे कि कौन सा बेहतर विकल्प है हमारे पास निवेश के लिए। अगर वो खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, अगर वो निवेश के लिए जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस बातचीत के लिए। शुक्रिया। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।